हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आर.के. राजपूत बुक का चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क थ्योरम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से 30 तक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया था दोस्तों। तो फिर आज हम लोग उसी क्रम में जो आपका ये जो अगला पार्ट है उसका, वो था पिछला पार्ट 1, ये आपका हो जाएगा अगला पार्ट, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 to 65 क्वेश्चन। दोस्तों, आपके इस चैप्टर में कुल 65 क्वेश्चन हैं, तो आज हम लोग इसको देखेंगे और इस प्रकार आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, जो है 31। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ रेजिस्टेंस अक्रॉस एल एम इन फिगर इज़ 15 ओम देन द वैल्यू ऑफ आर इज। अर्थात आपको यल और यम के जो अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 15 ओम दिया है। तो आपको आर का मान ज्ञात करना है, अर्थात रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये आपके रेजिस्टेंस हैं कई सारे जो कि एक ही मान के रेजिस्टेंस हैं और क्या हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। मान लीजिए ये आपका आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, अप टू एन तक है। मान लीजिए एन रेजिस्टेंस हैं, तो अगर दोस्तों इनका अगर हम आर इक्वलेंट निकालते हैं तो ये आपका आ जाता है क्या, एन इंटू आर। अर्थात जो टोटल रेजिस्टेंस है कितने, एन, और जो आर है उसका मान वो एन आर हो जाता है। इसी प्रकार यदि यही सारे रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आपका जो आर इक्विवेलेंट होता हो जाता आपका आर बटे एन हो जाता। दोस्तों, ये कॉमन चीज़ है जो आपको इस न्यूमेरिकल और आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे उसमें आपको मदद करेगी। ठीक, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस आर और ये वाला आर, ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार ये भी आपका क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, आपका 2R हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये आपका 2R हो गया, ये 2R हो गया और ये R हो गया। ये तीनों किस में कनेक्ट हो गए हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, आपका ये 2R और ये 2R, ये भी क्या है, पैरेलल में है। तो अभी मैंने बताया कि जब दो समान रेजिस्टेंस या दो से अधिक जब एक ही मान के हैं अगर पैरेलल में है तो ये क्या हो जाता था, R बटे एन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बटे आर अपान एन क्या है, 2 है, मतलब ये। ठीक, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा आर आ जाएगा। अर्थात इसका और ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों को अगर हम लोग पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका आर और ये भी आर, ये क्या है, समान मान है। ठीक, और ये किस में है, पैरेलल में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका R/2 आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद आप क्लियरली देख पाएंगे। ठीक, तो आपका जो ये आ गया है, आपका कितना आ गया है, R/2 आ गया है। अब देखिए यल यम के क्रॉस यही रेजिस्टेंस दिया है, अर्थात R/2 इक्वल दिया है आपको 15 ओम दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से R का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका R बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 ओम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे R का मान क्या है आपका, 30 ओम हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस टाइप की, अर्थात क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान किसके बराबर हो जाए, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि RTH का मान किसके बराबर हो जाए, तो RL के बराबर हो जाए, तभी आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। और जो आपका P मैक्स होता है, ठीक, वो कितना होता है आपका, VTH का होल स्क्वायर अपान 4 RTH होता है। ठीक, RTH या RL भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों इसी में हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा तो उस केस में जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, 50% होगी। ठीक, ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित, आप लोग इसको भी अच्छे से देखें। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इफ़ द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम टू द लोड ऑफ 100 ओम द सोर्स विल बी। दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न हम लोगों ने पिछले देखा था। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है वो क्या है, वो कम से कम है। दोस्तों जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कम से कम रखते हैं ताकि उसमें इंटरनल ड्रॉप कम से कम हो। और जो आपका रेजिस्टेंस वो करंट सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अधिक से अधिक होता है ताकि लोड को करंट अधिक से अधिक मिले। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है ए नंबर वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द सर्किट हुज पैरामीटर्स आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। अर्थात ऐसे पैरामीटर्स जिनके डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक दोस्तों, जो आपका बाइलेटरल जो सर्किट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होती है, डायरेक्शन चाहे जो भी हो। बाइलेटरल में आपके जो आते हैं आपके आर, एल और सी, अर्थात जो रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ सेम रहते हैं, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट इन। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी भी सीरीज पैरेलल सर्किट में किसी भी दो रेजिस्टेंस में सेम करंट कब जाएगा। दोस्तों सेम करंट तभी प्रवाहित होता है जब आपके दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे रहेंगे, सीरीज में लगे रहेंगे, तभी उसी के केस में क्या होगा, दोनों में जो करंट होगा वो क्या जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात सीरीज विथ ईच अदर। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट किरचॉफ करंट लॉ एट द पॉइंट यल इज अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये यल है, यल पॉइंट है, ठीक, इसी पे हम लोग को किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं इस नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन पे आने वाली धारा या जाने वाली धारा का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकमिंग करंट और जो आउटगोइंग करंट होगी उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये है आपका यल पॉइंट है। ठीक, ये नोड है या जंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो I1 है करंट वो क्या हो रही है, जंक्शन ये नोड के समीप जा रही है, जबकि I2 और I3 ये क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं I1 माइनस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ ए सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी और ईएमएफ इट इज़ नोन एज। तो दोस्तों ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी या ईएमएफ ना हो उसे हम लोग कैसा, मतलब क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पैसिव नेटवर्क होता है तो उसमें अगर कोई भी ईएमएफ या सोर्स नहीं होगा तो आपका जो सर्किट होगा वो क्या होगा, पैसिव नेटवर्क होगा। अर्थात उसमें ना कोई एक्टिव सोर्स होंगे, एक्टिव सोर्स मतलब आपके जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, अगर कोई नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो दोस्तों जो आपके पॉइंट ए है और बी है इनके बीच हम लोग को आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक बीट स्टोन ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दो कंडीशन होती है, एक आता है आपका बैलेंस होता है, एक होता है अनबैलेंस कंडीशन। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जब ये मान लीजिए आपका जो ये है और ये है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो ये आपकी कंडीशन बैलेंस हो जाएगी और तब इस कंडीशन में आपकी ए टो में जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 8 8 जा 64, इसका मल्टीप्लाई इसका और इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब क्या होगा, ए टो में करंट नहीं प्रवाहित होगा। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका
ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, और ये भी आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और अब देखिए ये आपका और ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने नियम देखा था कि जब कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जबकि उनका मान एक समान हो। दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, और इसमें क्या था, 8 था। अब देखिए सबसे पहले ये दोनों क्या है, पैरेलल में तो तीनों हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, सेम मान है, तो ये क्या हो जाएगा, R/N होता है तो R/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले नियम देखा था। ठीक, अब देखिए ये 8 ओम और ये 8 ओम पुनः क्या है, पैरेलल में है, फिर ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, इसलिए दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों सेम हैं, तो R/N जो फार्मूला था पैरेलल के लिए, और यहाँ पे जो R है आपका 8 और संख्या क्या है 2, तो ये R/2 ये क्या हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सर्किट पैरामीटर्स में भी, तो दोस्तों कह रहा है कि जो आपके सर्किट के पैरामीटर हैं क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड फॉर गैस डायोड। दोस्तों गैस डायोड के लिए कौन से इसमें दो ऑप्शन है वो क्या होंगे, राइट होंगे, अर्थात गैस डायोड एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो डायोड होता है वो तो हम लोग जानते हैं नॉन लीनियर होता है, तो यहाँ पे आपका नॉन लीनियर तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका गैस डायोड होता है वो क्या होता है, एक एक्टिव एलिमेंट भी होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात 1 और 4 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीनियर एंड बाइलेटरल पैरामीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, रजिस्टर, ये क्या होता है, लीनियर होता है और बाइलेटरल पैरामीटर होता है। तो इसी में हम लोग जानते हैं आपका रजिस्टर, इंडक्टर, एल और सी, ये तीनों क्या होते हैं, लीनियर और बाइलेटरल होते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेस विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। दोस्तों ये आपका जो रिलेशन दिया है वो क्या है, मिलीमन्स थ्योरम दिया है। दोस्तों मिलीमन्स थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं यदि एक से ज़्यादा करंट सोर्स या आपका क्या हो, वोल्टेज सोर्स हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज या पैरेलल में जुड़ा हो, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में। दोस्तों ये जो आपका रिलेशन दिया है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, अर्थात EMF इज इक्वल टू समेसन ऑफ EG अपॉन समेसन ऑफ G, अर्थात कंडक्टेंस। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जानते हैं G बराबर क्या होता है आपका 1/R होता है, तो वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक, तो 1/R1 की जगह हम लोग G1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार E के जगह V के जगह हम लोगों ने E ले लिया था, और ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ें हैं जो आपका पिछला ये दिया है, ये आपका, और ये क्या है आपका, ये क्या है, मिलीमन्स थ्योरम के अनुसार आया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर द सर्किट सोन द करंट थ्रू R2 विल बी। तो दोस्तों इस सर्किट को देख के हमको R2 में क्या है, करंट बताना है। तो दोस्तों अब देखिए वो नियम यहाँ पे भी आपका काम देगा जो मैंने बताया था कि जब कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में करंट है अर्थात सेम मान के हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ये R2 है ये R3 है, दोनों 40 ओम हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका 40/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 आएगा इस 10 ओम के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो R इक्विवेलेंट अर्थात टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या आ जाएगा आपका 30 ओम आ जाएगा। अब देखिए हम लोग करंट का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 150 क्या हो जाएगा 30 रेजिस्टेंस है, तो ये आपका करंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 एम्पियर आ जाएगा, अर्थात टोटल जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो क्या है 5 एम्पियर है। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को निकालना है करंट R2 में निकालना है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही 5 एम्पियर। अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2.5
2.5 एम्पियर करंट जाएगी और इस वाले भी ब्रांच में 2.5 एम्पियर करंट जाएगी। या तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लें, वहाँ से भी हम लोग 2.5 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, द सर्किट हैज़ रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स, द सर्किट विल बी नोन एज। तो दोस्तों ऐसा सर्किट है जिसमें आपका रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और डायोड भी है। तो आपका ये जो सर्किट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाइड। तो दोस्तों जो आपका नॉन लीनियर नेटवर्क होता है वो क्या होता है, होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो दोस्तों जो आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकली की बात करते हैं तो मतलब बहुत कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि उसमें जो इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो कम से कम हो। ठीक, इसी प्रकार अगर आपका करंट सोर्स होता तो उसका आइडियल के केस में क्या हो जाता, इन्फिनाइट, अनंत हो जाता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन आर मोर देन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। दोस्तों ऐसा नेटवर्क जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ जैसे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू। दोस्तों जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम होता है सिर्फ वो लीनियर रिस्पॉन्सेस के लिए ही अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों इसकी सहायता से जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम होता है उसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज और करंट को सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो पावर होता है उसको हम लोग करंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इसलिए जो आपका पावर होता है वो क्या होता है, एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है। और जबकि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियरिटी पे ही एप्लीकेबल होता है, लीनियर रिस्पॉन्सेस के लिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो आपका हीटर कॉइल है वो क्या होता है, एक रजिस्टिव टाइप का होता है। ये आपका लीनियर एलिमेंट होता है, ना कि नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू ए सर्किट यील्ड्स। दोस्तों ये जो आपका नॉर्टन्स थ्योरम होता है ये इक्विवेलेंट होता है करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा करंट सोर्स हो जाएगा, इसके पैरेलल में क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। ठीक, ये आपका होता है नॉर्टन्स थ्योरम। लेकिन आपके जो किताब में जो दिया है उसमें दिया है ए नंबर, जो कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। आपका अगला क्वेश्चन है, मिलीमन्स थ्योरम यील्ड्स टू। दोस्तों जो आपका मिलीमन्स थ्योरम होता है वो इक्विवेलेंट टू वोल्टेज या करंट सोर्स होता है। दोस्तों हम लोगों ने अभी बात भी किया था, जो आपका मिलीमन्स थ्योरम होता है इसके अनुसार यदि एक से ज़्यादा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज या पैरेलल में जुड़ा हो तो उसको हम लोग रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मिलीमन्स थ्योरम होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू वोल्टेज और करंट सोर्स। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ अप्लीकेबल टू। तो दोस्तों जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो सिर्फ करंट और वोल्टेज के लिए ही अप्लीकेबल होता है और इसकी सहायता से हम लोग पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वह एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज ऑफ ए लूप किरचॉफ वोल्टेज लॉ इम्पोजेस। दोस्तों यहाँ पे जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इम्पोज होता है वो क्या होता है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ए पैसिव नेटवर्क इज़ वन विच कंटेन्स। दोस्तों जो आपका एक पैसिव नेटवर्क होता है उसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होता है, अर्थात कोई भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। अर्थात एक पैसिव नेटवर्क कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ कंटेन नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन है, ए टर्मिनल वेयर 3 ऑन मोर ब्रांचेस मीट इज़ नोन एज। दोस्तों जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस मीट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका नोड कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पैसिव एलिमेंट। दोस्तों इसमें से कौन सा आपका पैसिव एलिमेंट है। तो दोस्तों ये जो आपका कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस, यही तीनों क्या होते हैं, आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। जबकि आपका जो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। दोस्तों ऐसा एलिमेंट जो दोनों दिशाओं में इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ए क्लोज्ड पाथ मे बी मेड बाई सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज। दोस्तों एक क्लोज्ड पाथ की बात कर रहा है। तो जो आपका क्लोज्ड पाथ होता है वो क्या कहलाता है, आपका एक लूप होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों इन जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, ए लीनियर रजिस्टर हैविंग, कहते हैं जो उसकी वैल्यू का जो मान दिया है, मतलब 0 इज़ लेस देन आर एंड आर इज़ लेस देन इन्फिनाइट इज ए। तो दोस्तों जो आपका रजिस्टेंस का मान दिया है, आर का मान, वो इन्फिनाइट और 0 के बीच में दिया है। तो दोस्तों अगर आर का मान इन दोनों के बीच है तो वो आपका क्या हो सकता है, करंट कंट्रोल रजिस्टर भी हो सकता है, आपका वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर भी हो सकता है। वोल्टेज के केस में इसका मान कम से कम होगा, जबकि करंट कंट्रोल के केस में इसका मान अधिक से अधिक होगा। लेकिन जो मान वो आएगा वो आपका इन्फिनाइट और 0 के बीच में ही रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, ए स्टार सर्किट हैज़ एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R/2 द इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट्स विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कोई भी स्टार में अगर सर्किट दिया है और आपके जो तीनों रेजिस्टेंस का मान क्या है, इक्वल है, मान लीजिए आपका R है, ये भी R है, अगर इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका सिंपली हो जाता है 3 गुना हो जाता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका 3R। ठीक। ये भी क्या हो जाएगा आपका 3R हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार अगर आपका डेल्टा में अगर दिया होता तो ये आपका क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। यही चीज़ इसमें करना है और डिटेल में मैंने इसको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा 3 गुना, अर्थात 3R/2। तो ये हो जाएगा 3/2R हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक। देखिए आपका अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ए डेल्टा सर्किट हैज़ ईच एलिमेंट R/2 द इक्विवेलेंट एलिमेंट ऑफ स्टार सर्किट। तो दोस्तों डेल्टा में दिया है R/2, इसको हम लोग को स्टार में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 R/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका R/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, इन थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड जेड। तो दोस्तों थेवेनिन्स थ्योरम को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन में क्या है, ऑल द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और शॉर्ट सर्किट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किट। दोस्तों हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं जबकि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है और सी वाला भी गलत है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, यही आपका राइट है। तो इसमें क्या करते हैं, एन इम्पिडेंट वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड। दोस्तों जो आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं सिंपली। अगर आपका यहीं करंट सोर्स होता तो हम लोग उसको ओपन कर देते। ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग
आरटीएच इन थियोनिस थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। दोस्तों थियोनिस थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम में आरटीएच को कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, राइट है। ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर मेड डेड, अर्थात जो आपके सभी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हम लोग डेड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू। दोस्तों जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन होते हैं एक नेटवर्क को सॉल्व करने के, वो बराबर होते हैं किसके, आपके इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉर्ड, कितने कॉर्ड्स हैं उसी के बराबर आपके कहते हैं आपके इक्वेशन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर। दोस्तों जो आपका सुपर पोजिशन थ्योरम होता है वो क्या होता है, उतने सर्किट की रिक्वायर्ड होती है जितने उसमें एक्टिव सोर्सेस एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए आपके उसमें 2 एक्टिव सोर्स हैं तो हमारा 2 इक्वेशन बनेगा, 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन में बारी बारी से एक एक सोर्स को एक्टिव करते हैं और उसी हिसाब से इक्वेशन पता करते हैं, तो अर्थात जितने फिर सोर्स होंगे उतने ही आपके इक्वेशन बनेंगे। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या है आपका, ए ब्रांच फॉर्म बाय द पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रेजिस्टेंस आर एंड ओपन सर्किट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सर्किट। तो दोस्तों ये आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी आपके बी, सी और डी क्या है, ये क्या है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये था आपका आर के राजपूत बुक का चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम का 31 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।